जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, अध्यापक अध्यापिकाओं का, मेरे रणबांकुरों का, मेरे लाल और मेरी लालियों का, मेरे गोरे एवं मेरी गोरियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विनर्स परिवार में। जैसा कि आपको ज्ञात है, नवंबर धीरे धीरे हमारे समीप आ रहा है। ठीक है, कल और आज में 24 घंटे का अंतर हो गया है, पूरा एक दिन हमारे हाथ से जा चुका है ना। तो यदि समय का एनालिसिस करें तो आपको ज्ञात होगा कि समय की क्या कीमत होगी। ध्यान रखें, समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे दे। इस बात को ध्यान रखें, दीवार पर लिख लें कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो हमें दोबारा समय दे दे। इसलिए हाथों हाथ दिमाग में ही छापें। लिखना करना ये सब पहले की बातें थी, अब बहुत लेट हो चुके हो। अब कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लगे उसे ही नोट करो, वरना दिमाग में छापने की कोशिश कीजिएगा। तो किरण योगी जी, शैलेश ढाकरे जी, संदेश जाटव जी, भारतेंदु जी, अच्छा भारती विश्वकर्मा जी, मोनिका धनगर जी, आराधना मैम, राधा पाटीदार मैडम, भैरव सिंह सर, पटेरिया जी, विपिन जी, ज्योति जी, सत्येंद्र जी, सत्यवंशी जी, समोति जी, श्रद्धा जी और आयुषी जी, सतीश जी, दीपिका जी, सत्येंद्र जी, ज्योति जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्वान विदुषी जुड़े हैं, एक बार लिंक को लाइक कर दीजिए ताकि मैं बार बार मुझे बोलना न पड़े। इत्मीनान से सबसे पहले लाइक कर लीजिए आप लोग, ताकि आप भी शांति से, फिर आपको पढ़ने से ही ध्यान रहे। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। भगवान मैडम, सीमा जी, सुरक्षा जी, ज्योति जी, पूजा जी, बलराम जी, हेमा जी, विमलेश जी, जोनी जी, निधि जी, कल्पना जी, विपिन जी, सलोनी जी, दीपक जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए व्याख्यान को आरंभ कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। विनर्स जो है अब व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है, तो यदि पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये आज का हमारा शेड्यूल, जिसमें 10 बजे आप अंग्रेजी के सर से परिचित हुए होंगे और 11 बजे प्यारे प्यारे सर आपके लाइव आते हैं। यू नो प्यारे प्यारे सर, हम मन से ही हमारी तारीफ कर लेते हैं भाई साहब, है ना। तो प्यारे प्यारे सर लाइव आ चुके हैं। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। 2 बजे इन्वायरमेंट वाले सर आएंगे, 5 बजे संस्कृत का लेक्चर रहेगा और 7 बजे बाल विकास का लेक्चर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जा सकता है। पढ़ाई के दौरान प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल सुनाई देना, केवल लिखाई, या ये सभी। पढ़ने के कौशल की बात हो रही है, तो पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, पढ़ने के कौशल का कि कितना आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो क्या मैं आपको कहूं कि केवल, मैंने कहा था कि केवल वाले कभी मत लगाया करो, हटा दो दोनों को। तो आंसर क्या होगा, पढ़ाई के दौरान प्रश्न पूछना। आंसर क्या होगा, पढ़ाई के दौरान प्रश्न पूछना। क्लियर है, ठीक है। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे क्या कहेंगे। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे अल्पज्ञानी कहेंगे, उसे हम शिक्षित कहेंगे जो पढ़ लिखता है, या उसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, या साक्षर कहते हैं। पढ़ने लिखने वाले को तो मैं आपको बता दूं, अल्पज्ञानी आप में से कोई नहीं लगाएगा, बुद्धिजीवी भी कोई नहीं लगाएगा, लेकिन उसे शिक्षित कहे या साक्षर कहे, यह प्रश्न बड़ा दमदार रहेगा। कि शिक्षित लगाना है या साक्षर लगाना है, यह प्रश्न बड़ा दमदार रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे हम शिक्षित कहेंगे, नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। पढ़ना लिखना आता है, जैसे साक्षर और निरक्षर, मान लो सर्वे वाले आए तो आपने कहा भाई 8वीं तक पढ़े हैं, तो आप साक्षर की श्रेणी में आ जाओगे, है ना। तो साक्षर और निरक्षर होगा, 5वीं तक भी पढ़े हो तो आप क्या कहलाओगे, साक्षर। मतलब पढ़ना लिखना आता हो। बहुत जरूरी नहीं कि आपको ज्ञान हो, आप पढ़ा भी सकते हो बच्चों को, वो सब नहीं। आपको केवल पढ़ना लिखना आता है। जैसे हमारे दादा दादी को आता है, भाई साक्षर है वो, शिक्षित मत कहो, लेकिन साक्षर तो है ही सही ना वो, क्योंकि उन्हें पेपर पढ़ना आता है, तो साक्षर कहलाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जो नपातुला बोलता है, इस पद के लिए एक शब्द होगा। जो नपातुला बोलता है, सिर्फ मेरी तरह, मतलब काम की बात बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना, है ना। तो जो मेरी तरह नपातुला बोलता है, हिसाब से बोलता है, उसे मृदुभाषी कहते हैं। हाँ, सर मृदुभाषी है, सर बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन मीठा के लिए यहां शब्द नहीं पूछा है। मितभाषी कहेंगे या मितभाषी कहेंगे, मूल्यभाषी। तो अब ये भी नहीं कहेंगे। अब दोनों मित में से कौन सा मित आएगा, ये हमें बताना है। दोनों मित में से कौन सा मित आएगा, ये हमें बताना है। एक शब्द होता है मित्र, एक शब्द क्या होता है, मित्र, और मीत का जो तद्भव बना है वो क्या बना है, मीत, है ना। तो कहते हैं ना, मेरे मन मीत, तो ऐसा मीत आएगा। तो ये हो गया मीत, तो ये तो हो गया दोस्त के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, बोलो, दोस्त के लिए। अब एक होता है अमित। इस अमित का मतलब होता है बहुत,
और ये मान लो अमित है, तो ये अमित किसी का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि मीत मतलब दोस्त है, तो अमित मतलब तो क्या हो जाएगा, दुश्मन। तो कोई भी अपना नाम दुश्मन क्यों रखेगा, है ना। और ये अमित लड़कों का नाम होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत। तो ये अमित अपने आप में शब्द है जिसका मतलब है बहुत, इसका मतलब क्या हो गया, दोस्त, और ये क्या हो गया, दुश्मन। तो यहां जो मीत है, ये अमित बहुत है, तो मीत मतलब कम हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। और इस वाले मीत का मतलब क्या है, कम। ये मीत मतलब क्या है, दोस्त। अब जो दोस्त नहीं है वो दुश्मन है। ये पूरा अमित का मतलब है बहुत, तो ओनली मीत का मतलब क्या हो जाएगा, कम। तो जो नपा तुला या कम बोलेगा वो क्या कहलाएगा, मितभाषी कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। हाँ, मितवा, मितवा भी कहते हैं, ओ सुन मितवा, है ना, ऐसा कहते हैं ना, अपनी धरती अपना अंबर है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। निशान, निशान के लिए सही शब्द युग्म का अर्थभेद का चयन कीजिए। निशान और निशान, एक शब्द है निशान, यू नो शक्कर वाला, एक शब्द है निशान, यू नो सरोते वाला, और दोनों में क्या अंतर है। तो जो निशान होता है उसका मतलब आज्ञा तो होता नहीं है। हाँ, निशान का मतलब होता है चिन्ह। भाई किसी के बॉडी पर कोई चिन्ह है, निशान है, तो अपन कहते हैं यार उसके शरीर पर, उसके अंगूठे पर इसका निशान है। तो निशान यानी होता है चिन्ह, और जो निशान होता है उसका मतलब होता है झंडा। झंडा को ही कहते हैं केतु, झंडा को ही कहते हैं पताका, और झंडा को ही कहते हैं ध्वजा। आया समझ में। तो झंडा, केतु, पताका, ध्वजा, निशान। अब केतु का एक मतलब, केतु एक ग्रह भी है, केतु का एक अर्थ ग्रह भी है, और केतु मतलब ध्वज का भी पर्यायवाची होता है, रखना। केतु, पताका, ध्वजा, ध्वजारोहण होता है कि नहीं, तो ध्वज का भी पर्यायवाची है, लेकिन केतु एक ग्रह का भी मतलब होता है। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस ऑडियो सामग्री से बच्चे गाने सुन सकते हैं। ऐसी कौन सी ऑडियो सामग्री है जिससे बच्चे गाने सुन सकते हैं। पुस्तक से, टेप रिकॉर्डर से, चार्ट से, या मानचित्र से। तो मानचित्र से कोई गाना सुन सकता है क्या, नहीं। मानचित्र में गाना होगा वो तो देखने के लिए होता है, चार्ट में भी गाना नहीं होता, लेकिन जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें बच्चा गाना सुन सकता है। तो सीधी सी बात है, बहुत ही इजी प्रश्न है। सर नमस्ते, नमः धन्ते, नमस्ते, हम सब कुछ समझते, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, खाटू श्याम जी का होता है निशान, बिल्कुल बिल्कुल। ध्वजा लेकर जाते हैं, रिंगस से लोग पैदल जाते हैं खाटू वाले की जयकारे लगाने के लिए। मोरवी के नंदन की, घटोत्कच पुत्र की, तीन बाण धारी की, हारे के सहारे की, लखदा तार की, है ना, मोर छड़ी वाले की जय हो भाई साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मूल कथा में आने वाला प्रसंग कहलाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग क्या कहलाता है। गौण कथा कहलाता है, अंतर कथा कहलाता है, संदर्भ कहलाता है, या आख्यायिका कहलाता है। क्या आंसर होगा। मां नर्मदा को शत शत प्रणाम भाई साहब। रेवा मां धन्य धन्य रेवा माई, थारो नाम छे सिवाई। हाँ, निशान तेजाजी महाराज का भी होता है, बिल्कुल सही। जय जोहार भाई रुकमणी जी, नमस्कार, जय श्री महाकाल, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। तीन बाणधारी की जय हो, क्या बात है। खाटू श्याम जी की जय हो। प्यारे सर जी को गुड मॉर्निंग संगीता जी। तो मूल कथा में आने वाला प्रसंग क्या कहलाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग कहलाता है अंतर कथा। मूल कथा में जो आने वाला प्रसंग रहेगा उसे एक शब्द में कहते हैं अंतर कथा कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। मूल का मतलब ही होता है जो उसका सार हो। अंतर कथा उसके अंदर की क्या कथा है। एक बाहरी कथा, कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मूल बात क्या है। जैसे रामायण है तो भाई 7 सर्ग, वाल्मीकि जी ने 8 सर्ग लिखे और इतनी लंबी रामायण है, लेकिन मूल सार क्या है। मूल सार रहता है राम जी के वनवास में घटित घटनाएं। मैं आपको बताऊं, राम जी जब अयोध्या में थे तो वो जो है अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटे थे, वो राजकुमार राम थे। जब तक वो अयोध्या में रहे वो राजकुमार राम रहे। जब वो वापस लौट कर आए तो वो राजा राम हो गए हैं, है ना। तो पहले की घटना और बाद की घटना इतनी आपको वर्णन में नहीं है, ना ही आपने इतनी सुनी है, लेकिन राम जी के बारे में आप वो घटनाएं सारी जानते हो जो वनवास में घटित हुई है ना। तो जो सुविधा में है वो तो कोई याद नहीं करता, जो दुख में आपने पीड़ा उठाई है, जो कष्ट आपने सहे हैं, उन्हें जो है ध्यान रखा गया है और वहां से हमें शिक्षा मिलती है। जब तक राम अयोध्या में थे वो दशरथ जी के पुत्र थे, राजकुमार राम थे, लेकिन जब वो वन से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ठीक है, तो उनका वन में जाना
करवाना, उनका जो संघर्ष करना है वो उनको सिलेक्ट करता है, उनका सिलेक्शन करवाता है। तो जो भी आप भी संघर्ष करते हो वो आपका सिलेक्शन रहेगा। सुख के दिन पहले भी रहेंगे, बाद में भी रहेंगे, लेकिन अभी जो आप संघर्ष कर रहे हो, कैसे विषम परिस्थितियों में आप पढ़ाई कर लेते हो, कैसे आप सामना करते हो, कैसे आप समाज के ताने सुनकर डीएड बीएड करते हो, कैसे हमें ऐप में एक महिला ने बताया था कि सर वो ननन जी, ननन मेरी ननन जोक की जॉब है, तो सर वो ननन जब भी घर आती है तो मेरी तरफ ऐसे देखती है, तो मुझे इतना गुस्सा आता है। ये ऐप में कहे गए कथन है एक मैडम के, अब मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं ऐप में पढ़ा रहा हूं, कमेंट आया कि सर बोले वो जब भी ननन घर आती है तो मेरी तरफ ऐसा देखती है, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने यही कहा, मैडम गुस्सा मत करो, ननन को आप अपना गुरु मानो कि ननन के कारण आपकी पढ़ाई बढ़ेगी। वो जितना आपको नीचा दिखाने चाह रही है, आप उतनी मेहनत करो ना, आप उनको गुरु मानिए कि हाँ तू मुझे ऐसे देख ताकि मेरी पढ़ाई में स्पीड बढ़े और एक दिन मेरा सिलेक्शन हो। ठीक है। साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए? केवल आधुनिक साहित्य, विभिन्न सांस्कृतिक तत्व, केवल विदेशी साहित्य या सभी प्रकार के साहित्य? क्या आंसर होना चाहिए? साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का हमें आंसर देना है। जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए। तो इसमें होने चाहिए भाई साहब केवल वाले तो पहले ही हटा दो, केवल वाले पहले ही हटा दो। प्यारे प्यारे सर ने कहा केवल वाले आंसर नहीं होते, सभी प्रकार के साहित्य नहीं, विभिन्न सांस्कृतिक तत्व। जब संस्कृति की बात हो रही है तो इसी संस्कृति में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो सांस्कृतिक बन जाएगा। संस्कृति की बात हो रही है, इसी में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो इसमें क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। एक हमारे पटेरिया मैडम जी भी हैं, उनका नाम भी संस्कृति है। ठीक है, तो संस्कृति में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सांस्कृतिक बनेगा। क्या बनेगा बोलो? सांस्कृतिक बनेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर बी आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। लंबे केशों वाली नारी को क्या कहते हैं? लंबे केशों वाली नारी को क्या कहते हैं भाई साहब? जिसके लंबे केश हो उसे क्या कहेंगे? आपने देखा होगा सुंदर एवं लंबे बालों वाली के लिए एक शब्द आता है। सुंदर एवं लंबे बालों वाली को क्या कहते हैं? सुंदर एवं लंबे बालों वाली। जिसके सुंदर एवं लंबे बाल हो, लंबे बालों वाली, है ना, जिसके सुंदर एवं लंबे बाल हो तो उसे आप चुड़ैल नहीं कह सकते हैं। सुंदर एवं लंबे बालों वाली को आप चुड़ैल नहीं कहेंगे, उसे एक शब्द में कहेंगे कैशिनी। सुंदर एवं लंबे बाले वाली को क्या कहेंगे? कैशिनी। जिसका पति मर गया हो उसे कहेंगे विधवा। जो पड़ोस में रहती है उसे कहते हैं पड़ोसिन। जो अपने पति के साथ है उसे कहेंगे सधवा। जिसका पति विदेश गया हो उसे कहेंगे प्रोषित पति का। जिसका पति विदेश से आ गया हो उसे कहेंगे आगत पति का। जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसे कहेंगे आगमिष्य पति का। जो स्त्री पानी भरकर लाती है उसे पनिहारिन कहा जाता है। जो स्त्री अनाज पीसती है उसे पीसनहारी कहा जाता है। जो स्त्री पर्दा में रहती है उसे पर्दानशील कहा जाता है। जिस स्त्री ने सूर्य भी न देखा हो उसे असूर्य पश्या कहा जाता है। जिस स्त्री के पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां को वीर प्रसू कहा जाता है। कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाले को कानिन कहा जाता है। ऐसे स्त्रियों से रिलेटेड बहुत सारे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। जो स्त्री कुल पर कलंक लगाए उसे कुलटा कहा जाता है। जिस स्त्री को संतान पैदा नहीं होती उसे वंध्या कहते हैं और वंध्या का तद्भव होता है बांझ। संस्कृत में उसे वंध्या कहते थे, वर्तमान में उसे बांझ कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, सोतेली माँ को एक शब्द में क्या कहते हैं? विमाता। स्टेप मदर जिसे आप कहते हो, सोतेली माँ को एक शब्द में क्या कहेंगे? विमाता। जो सोतेली माँ होती है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? बोलो, विमाता। क्लियर है? चलिए, हाँ, राम वन गए तो राम बन गए। वाह वाह हर्षित मिश्रा जी, क्या लाइन बना दी भाई साहब कि राम बन गए, राम वन गए, राम वन गए तो राम बन गए। वाह, देखो ये संघर्ष की कहानी है ना। तो यहां पे आप जैसे भी माने, भगवान के तौर पर माने, जैसे भी आप माने, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जब राम वन में गए तो राम बन गए। मतलब हम उन्हीं घटनाओं की गाथा गाते हैं जो उनके साथ वन में घटित हुई। वाह। जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो। जैसे क्या बोल रहा है वो कि जहां एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद ठीक है, दूसरी क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो रहा है। जैसे दिनेश पढ़कर सोया
तो वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? बड़ा शानदार प्रश्न है, लेकिन घुमा कर पूछ रहा है। बड़ा शानदार प्रश्न है। वो ये कहना चाह रहा है कि जहां एक क्रिया समाप्त हो गई है और दूसरी क्रिया के भी समाप्त होने का बोध हो रहा है, तो जो पहली वाली क्रिया है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो मेन वर्ब के पहले संपन्न क्रिया होती है उसे हम, ये मेन क्रिया है और इससे पहले उसने एक काम कर लिया है, तो जो उससे पहले काम हो जाएगा उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। जैसे वह पी करके सो गया, तो सोने से पहले उसने दवाई पी ली है या दूध पी लिया है, तो वह पी करके सोया। वह नहा करके आया, रमेश नहाकर मंदिर गया, तो मंदिर जाने से पहले नहा लिया है। मुझे बताओ, आपकी संख्या 1300 यहां मुझे दिखाई दे रही है और लाइक में केवल 400 है। आप क्या कर रहे हो बच्चों? आप जब चाहते हो, आप इतने बच्चे देख भी रहे हो, सबसे बड़ी बात कि इतने बच्चे देख रहे हैं मतलब आपको ये सेशन चाहिए। आप चाहते हो कि रोज सर लाइव आए, तो लाइक की संख्या कम क्यों है? अपने मन से आपको नहीं है कि भाई सर को अपन आगे बढ़ाएं, सर का, जब हम सर से पढ़ रहे हैं तो लाइक करें। अरे आप कहीं और से भी पढ़ते हो तो उन्हें भी लाइक करो। मैं ये नहीं कहता मत करो, साम दाम दंड भेद, जहां से जो कुछ मिले पढ़ो, लेकिन यहां आए हो तो भाई लाइक करो। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं जा रहा है। तो एक बार फटाफट 1000+ लाइक करें। आप लोग 1000+ का टारगेट ले लीजिए। 1000+ की संख्या में आपको लाइक करना है, क्योंकि संख्या आपकी बहुत ज्यादा है और लाइक की संख्या बहुत कम है। फटाफट 1000+ लाइक कर दीजिए जल्दी से 1000+ लाइक होने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। तो क्या आंसर होगा भाई साहब? उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखो, ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की नहीं। तो हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। देखो, प्राथमिक स्तर तो है ही सही ना, तो बच्चा व्याकरण को कंठस्थ नहीं कर पाएगा, है ना। हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना कि ऐसे ऐसे नियम लगेंगे और इसको हमें समझना है। तो नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ये हमारा आंसर होगा। बच्चा रचनाएं याद नहीं कर सकता, ना रचनाकार। अभी तक तुम्हें याद नहीं हुए, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि कृषक जीवन का महाकाव्य कौन से उपन्यास को कहा जाता है ना। तो बच्चों को कैसे पता रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूर संचार के संचार का कौन सा तरीका सबसे तेज है? दूर संचार के संचार का कौन सा तरीका सबसे तेज है? तो दूर संचार के संचार का, भाई पत्र कोई हमें देने आएगा तो समय लगेगा ना, पत्र जब घर देने आएगा तो। फोन कॉल आप करोगे, फोन कॉल भी कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो। तो लेकिन अब इन सब में देखो सबसे ज्यादा लेट होगा पत्र, तो ये तो आंसर होने से रहा। तीनों में से जल्दी से काम हो सकता है, लेकिन दूर संचार के संचार का सबसे तेज तरीका जो अभी है वो है ईमेल, है ना। कोई भी कहता है भैया ईमेल कर देना, कोई भी बात हो तो आप क्या कर देना? ईमेल कर देना। हाँ दीपक धाकड़, ओह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया? जल्दी से आंसर देंगे। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणा धनार्थक, जो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? व्यक्ति खुद काम नहीं करता, दूसरे को प्रेरणा देता है। अब वो अपने अनुभव से देता है। जैसे मैं कहता हूं बेटा पढ़ लो रे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, आप कहो, आपके मन में ये भी आता होगा क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़े, है ना। इसी तरह पापा ने कहा बेटा पढ़ लिख लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या करोगे जीवन में? तो तुम पापा से ही कह रहे हो, क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़े? अरे तो पापा इसीलिए तो कह रहे बेटा कि अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं वो, कि हमने ये गलतियां की, तुम मत करो, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो अपन उन्हीं को कह रहे हैं, क्यों पापा तुम क्यों नहीं पढ़े? जैसे पापा ने कहा अच्छा पढ़ लेगा तो मेरा बाबू कलेक्टर बन जाएगा, तो हम कहें तुम कलेक्टर क्यों नहीं बने? ऐसा नहीं कहना है ना। वो उनके अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो प्रेरणार्थक मतलब वक्ता खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। लड़का बहुत पढ़ रहा है तो लड़का खुद पढ़ रहा है, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका, ये दर्शाता है कि किसी और ने ये काम किया है। किसान मतलब अपने नौकर से करवाया होगा, मजदूर से करवाया होगा, अपने छोटे भाई से किया होगा, किसी और से काम करवा रहा है, तो यहां प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आप बहुत ईमानदार है, सामने वाले को ईमानदार बताया जा रहा है, मेरे घर की छत टपकती है। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो है कटवा चुका, मतलब वक्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे से काम करवाता। जैसे हम आपके घर आए, आपने कहा सर बैठिए मैं आपके लिए चाय बनवाता हूं, तो सर तो हिंदी वाले तुरंत समझ जाएंगे कि किचन में कोई और है, क्योंकि आपने क्या बोला? बैठिए सर
मैं आपके लिए चाय बनवाता हूं, तो सर तुरंत समझ जाएंगे कि आपके घर के किचन में कोई और है, जो आपके मामा का लड़का हो सकता है, जो आपके बुआ का लड़का हो सकता है, या गांव से आया हुआ कोई रूम पार्टनर हो सकता है। समझ रहे हो? अन्यत्र समझने की कोशिश ना करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनः शिक्षण में बच्चों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? पुनः शिक्षण में बच्चों की भागीदारी कैसे बनाई जा सकती है? विपिन सेन छतरपुर से प्रणाम आया है। छत्ता तेरे राज में डगडग धरती होय, जहां जहां घोड़ा पग धरे त्यों त्यों हीरा होय। भाई साहब छतरपुर के छत्रसाल राजा की नगरी को नमन पहुंचे, प्रणाम पहुंचे आपके माध्यम से। पुनः शिक्षण में बच्चों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? एक तरफा संवाद, समूह चर्चा और गतिविधियां, कठोर नियमों का पालन, केवल शिक्षक की बात सुनना। क्या आंसर यहां पर होगा? क्या आंसर होगा? पुनः शिक्षण में बच्चों की भागीदारी आप कैसे बढ़ाओगे? पुनः शिक्षण, जब पुनः शिक्षण फिर से जब शिक्षण करोगे, दोबारा आप बताओगे, तो आप एक तरफा संवाद केवल आप बोलोगे, वो बच्चा कुछ नहीं बोले तो ये नहीं चल पाएगा। कठोर नियमों का पालन नहीं करना है बच्चों के साथ। केवल वाले को तो हटा ही दो, केवल वाले को तो हटा ही देना। समूह चर्चा और गतिविधियां हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। समूह चर्चा और गतिविधियां हमारा आंसर होगा। प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को स्वतंत्रता देने से उनकी रचनात्मकता बढ़ती है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? मैंने आपसे 1000 प्लस लाइक का बोला था और आप 1000 प्लस लाइक नहीं करवा पाए। मैंने 4 प्रश्न करवा दिए हैं। अभी के अभी 1000 प्लस लाइक करो, तभी मैं अगले प्रश्न पर चलूंगा। पहले 1000 प्लस लाइक करो, तभी मैं अगले प्रश्न पर जाने वाला हूं। जल्दी से लाइक कीजिए सेशन को। बच्चों को स्वतंत्रता देने से उनकी रचनात्मकता बढ़ती है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह व्यवहारवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, मानवतावाद सिद्धांत को दर्शाता है, विकासात्मक सिद्धांत को, या संज्ञानात्मक सिद्धांत को? बच्चों को स्वतंत्रता देने से उनकी रचनात्मकता बढ़ती है, ये मानवतावाद सिद्धांत को दर्शाता है कि मानव के अंतर्गत क्या होता है, यदि आप उसे बढ़ावा दोगे तो खुद आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो दर्शाता मानवतावाद सिद्धांत को दर्शाता है। और आपके आंसर में देख रहा हूं बी गिने चुने बच्चों का आंसर है, बाकी ज्यादातर आंसर डी और ए की ओर आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहां पर टपक चुके हैं। टपकने का सिर्फ एक ही कारण है कि सेशन को लाइक नहीं किया। लाइक करने से क्या होगा कि आंसर चमकेगा। लाइक करने से क्या होगा? आंसर चमकेगा। तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आप किसी स्टडी ग्रुप में ऐड है तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दे, इतना काम कर लीजिए। तब तक मैं सभी का स्वागत कर लेता हूं। बबलू पिपले जी, दर्शित जी, धर्मेंद्र जी, कुरवेती सर। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, कल जो समोसा था वो कुरवेती सर का था, लेकिन शायद टेक्निकल टीम वाले भैया से गलती हुई है, क्योंकि जिनका को समोसा मिला है, सत्यवंशी जी, उन्होंने कमेंट किया था हमारे एक सेशन खत्म होने के बाद कि सर वो कुरवेती सर का समोसा है, गलती से मेरा नाम आ गया है, तो वो समोसा कुरवेती के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। तो कुरवेती सर आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो राखी जी, पाठक साहब, ओम पाठक जी है, एजे स्टूडियो, कौशल जी, राखा जी, जल्दी से 1000 प्लस लाइक करने हैं, तभी हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रियंका जी, लक्ष्मण जी, जयश्री जी, निक्की जी, रजनी सक्सेना, नईला खान, पायल मैम, भावना जी, यशस्वी, लक्ष्मण जी, एजे, जल्दी से 1000 प्लस लाइक करो ताकि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 1000 प्लस लाइक हो चुके हैं। अगला प्रश्न है नवरात्रि महा ऑफर का। ये बैचेस यहाँ दिए गए हैं, व्यापम फाउंडेशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट मेंशन कर दी गई है, टाइमिंग मेंशन है और साथियों फीस भी मेंशन कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 499 का बैच है, जिसमें सर का लेक्चर भी आपको मिलेगा और जामिल सर लाइव पढ़ाएंगे और ये सारे सब्जेक्ट तो है ही, साथ में प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एमबीडेड वर्ग 3 प्रवेश आरंभ है, 8 से 2 का बैच है, ऑफलाइन भी आ सकते हो। मैथ्स फाउंडेशन 999 का बैच है। ईएसबी व्यापम फाउंडेशन 1499 का बैच है। अगला प्रश्न है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? इस प्रश्न का आंसर बताइए। तू सर्वनाम का प्रयोग किस वर्ग में नहीं होगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्र होता है, बिल्कुल सही, नवरात्र ही शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब पे भाई, पढ़ाएंगे। सतीश सर बहुत बहुत स्वागत। सतीश सर, कालू देवड़ा जी, जोनी जी, शुक्ल बाबा भी आ चुके हैं भाई साहब। सतीश सर उर्फ शुक्ल बाबा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जमाने के हैं वो। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो तू का प्रयोग हम कहां नहीं करते हैं? देखो, तू का प्रयोग हम करते हैं
अपमान के सेंस में। अनजान व्यक्ति को यदि आपने तू कहा, मतलब आप अनजान व्यक्ति को यदि आप तू कह रहे हो, मतलब उसका तिरस्कार कर रहे हो आप। जैसे किसी को आपने कहा तू तू ऐसा करता है, समझ रहे हो, तो तू मतलब अनजान व्यक्ति को यदि आप तू कहते हो तो आपकी अशुद्ध हिंदी मानी जाती है, लेकिन अपमान या तिरस्कार के रूप में माना जाता है। अच्छा, जो जान पहचान वाले हैं उन्हें भी तू कहते हैं। जैसे तू तिरस्कार स्वरूप तो है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अपना मतलब जान पहचान वाला हो, बहुत ज्यादा करीबी हो, तो फिर वो खुद ही कह देता है कि आप मुझे तुम ना कहा करो, पराया सा फील होता है। आप मुझे तू कहा करो, आप मुझे तू कहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। कई बार जैसे उनका नाम है XYZ, कोई भी नाम हो गया, तो वो कहते हैं कि आप मुझे आप ना कहा करो, नाम लिया करो, है ना। मतलब जानबूझकर सामने वाला तिरस्कार करवाता है। तो वो तिरस्कार क्यों करवाता है? वो चाहता है कि अपनेपन का एहसास हो, अपनापन। तो आपने कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आप मुझे तुम ना कहा करो, पराया सा फील होता है। तू कहते हो तो मुझे अपना सा प्रतीत होता है। तो तू मतलब आत्मीयता, समीपता को भी दर्शाता है, संबंध को नहीं दर्शाता भाई साहब। तो करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर होगा डी। मैं फिर बता देता हूं, जो तू शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आजकल एक व्यक्ति को भी हम तुम कहते हैं, और सम्मान सूचक शब्द में आप कहना चाहिए। आप लोगों को आप कहना चाहिए, तुम भी नहीं कहना चाहिए। किसी को भी आप कहो, तुम कहो। लेकिन जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, बहुत ज्यादा करीबी हैं, तो बहुत ज्यादा, तो मम्मी जैसे तुम घर जाओगे तो ऐसा कहेगी, बेटी तू आ गई, तो तुम कहो नहीं नहीं, तू का मतलब तो तिरस्कार स्वरूप है, हम तो वापस जा रहे हॉस्टल, तुमने मुझे तू क्यों कहा। नहीं, तू का मतलब है जहां ज्यादा लगाव है, तो वहां पर भी होगा। लेकिन अनजान व्यक्ति को तू कहा मतलब आपने उसका अपमान किया। तो 3 सेंस में होता है, संबंध बताने के लिए नहीं होता। करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, पहली भाषा की जानकारी बच्चे को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में। पहली भाषा की जानकारी, जैसे बच्चे को कोई पहली भाषा की जानकारी है तो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में क्या करेगी। तो मैं आपको बताऊं प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, कि जैसे बच्चा अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम का है और उसकी अंग्रेजी से ही शिक्षा वो संपूर्ण हुई है। अब वो अंग्रेजी वाला बच्चा है और अंग्रेजी की यदि वो पूरी जानकारी रखता है, तो जब अब उसे अब हिंदी सीखना है, मान लो, तो अब वो हिंदी सीखेगा, तो क्या उसको दिक्कत आएगी? क्या बहुत तेजी लाए से आएगी? वो क्या मदद नहीं करेगी? दूसरी भाषा क्या बाधक होगी या मदद करेगी? तो ध्यान रखना, यदि उसे अंग्रेजी आती है तो उसे नाउन भी आता होगा, उसे प्रोनाउन भी आता होगा, उसे एडजेक्टिव भी आता होगा। उसी को हिंदी में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कहते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं, बाकी उसे बहुत हेल्प मिलेगी। भाई मोहन अंग्रेजी में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और हिंदी में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मोहन अंग्रेजी में भी एक नाउन है और हिंदी में एक संज्ञा है। तो सिर्फ तो उसे क्या मिलेगी? बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि उसके कोई रोकथाम होगी, मदद करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा विद्वानों, विदुषियों? डी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर करना है। कोई स्टडी ग्रुप है वहां से भी दोस्तों को बुला लीजिए। आज आपकी संख्या कम हो चुकी है। कल हम 1600 प्लस हो चुके थे। कल का आंकड़ा हमारा 1600 प्लस था। आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए भाई साहब। कायदे से आज आपको 1700 तक पहुंचाना था सेशन को, लेकिन आप 1500 में ही सिमट कर रह रहे हो। अंतर अनंतर शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है? भेद। अनंतर मतलब बाद में। अंतर माने दूरी, अंतर अनंतर मतलब निकटता। अंतर यानी मतभेद, अनंतर यानी मतैक्य। अंतःकरण ईर्ष्या नहीं होगा। अंतर का मतलब होता है कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, मतलब भेद। और अनंतर का मतलब होता है बाद में। ये जो अनंतर शब्द बना है ये अन उपसर्ग से बना है। अंतर्धन अन किस उपसर्ग से बना है? अन उपसर्ग से बना है। तो अब इसमें क्या होगा कि अ का अ, सामने का अ आया तो न को पूरा करेगा और अपनी क्या दे देगा? मात्रा। और शब्द क्या बना? अनंतर। तो अनंतर का मतलब होता है बाद में। और अंतर मतलब इसमें और उसमें क्या अंतर है भाई? दोनों में क्या भेद है ना? इस कपड़े और उस कपड़े में क्या अंतर है? तो भेद और अनंतर मतलब भेद और बाद में। इसका मतलब भेद, इसका मतलब अनंतर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? भाई साहब टपकेंगे। और ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न पर मैं थोड़ी सी रिस्क लूंगा। ये प्रश्न है केसर मलाई वाला दूध, जो कि 35 रुपए का आएगा। और बाकायदा मैं 35 रुपए का खर्चा आपके ऊपर करने वाला हूं। केसर मलाई दूध, केसर मलाई दूध का प्रश्न रहेगा। सबसे पहले जो आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए, सबसे पहले कौन आंसर बता रहा है? दामिनी कौन है ये? शुक्ल बाबा, इस बार टपक चुके हैं आप। दामिनी, दामिनी गोतिया। भैया दामिनी मैम करके एक नाम आ रहा है, दामिनी मैम करके एक नाम आ रहा है। तो दामिनी गोतिया जी हैं?
नोट कर लेना नाम, है ना। तो दामिनी गोतिया मैम है, उनका ये जो है केसर मलाई वाला दूध है। समोसा से भी ऊपर खर्चा किया गया था क्योंकि ये प्रश्न बढ़िया टपकाने वाला था और मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे बच्चे टपके भी हैं। तो देखते हैं क्या आंसर है। तो मुझे बताइए, जैसे अब आपको मन में डाउट तो है कि अब किसमें अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यदि आपको ज्ञात हो तो गायक शब्द में अयादि स्वर संधि है और इसका होता है गय धन अक। क्या होता है? गय धन अक। तो इसमें जो प्रत्यय है वो अक है। तो यदि इसका हमें पता है कि बी में अप्रत्यय नहीं है तो वैसे भी हमारा आंसर बी हो गया। अब दिक्कत कहाँ है आपको? सर्प वाले में, क्योंकि सर्प में तुम्हें अ दिख नहीं रहा है, सर्प में अ तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो सर्प में क्या हो जाएगा? सर्प में क्या हो जाएगा कि ये शब्द है सृप, ये शब्द है सृप धातु और इसमें है हलंत। अब इसमें क्या जुड़ा? अप्रत्यय जुड़ा। इसमें क्या जुड़ा भाई साहब? अप्रत्यय जुड़ा। तो अप्रत्यय ने इस प पतंग वाले को क्या कर दिया? पूरा। अ ने इस प को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब ये जो ऋषि वाला था ये किस में बदल गया? र रस्सी में। ये ऋषि वाला आधे र में बदल गया और शब्द क्या बनता है? सर्प। तो सर्प में भी अप्रत्यय है। राघव की यदि मैं बात करूं तो ये दोनों संतानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। रघु है और रघुधन अ। तो जो रघु की संतान है, राम जी के वंशजों में दशरथ जी, अज, नहुष, है ना, मोरध्वज, हरिश्चंद्र, सगर, दिलीप, इक्ष्वाकु वंश के हैं भगवान राम और इनमें एक राजा हुए थे, राजा रघु। तो राजा रघु के वंशज होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? राघव। राजा रघु के वंशज होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? राघव। तो अ का क्या बनेगा? व। घ की मात्रा गायब हो जाएगी, र में मात्रा नहीं है तो हम मात्रा देंगे। जैसे हम मनु की संतान हैं, तो हम मनु की संतान है इसलिए हमें क्या कहते हैं? मानव। तो ये अ का व, न का न और म में मात्रा नहीं है तो मात्रा देंगे। तो जो मनु की संतान है वो क्या कहलाए? मानव। इसी तरह जो पांडु की संतान थे, इसी तरह जो पांडु की संतान थे वो क्या कहलाए? पांडव। 5 भाई होने के कारण पांडव नहीं है, ध्यान रखना। 5 भाई होने के कारण पांडव नहीं है। यदि युधिष्ठिर, भीम 2 भी पैदा होते ना तो भी वो पांडव ही कहलाते क्योंकि वो पांडु की संतान थे। तो पांडु में अ का व बना, ड की मात्रा गायब हो गई जैसे इनमें हो रही है और प में ऑलरेडी मात्रा है तो वैसा का वैसा। तो जो पांडु की संतान है वो क्या कहलाए? पांडव कहलाए। जो दनु की संतान है, जो दनु की संतान है भाई साहब वो क्या कहलाएंगे? दानव कहलाएंगे। जो दनु की संतान है वो क्या कहलाएंगे? दानव कहलाएंगे। जो वसुदेव की संतान है, जो वसुदेव जी की संतान है वो क्या कहलाएंगे? वासुदेव कहलाएंगे। वसुदेव और वासुदेव में अंतर होता है। एक बार मैंने एक क्लास में पूछा कि बेटा भगवान कृष्ण को वासुदेव क्यों कहते हैं? तो एक बच्चा कहता है कि सर उनके पिता का नाम है इसलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। मैंने कहा तेरे पिता का नाम गंगाराम है, तुझे गंगाराम क्यों नहीं कहा? बोले हाँ सर बात में तो दम है। मैंने कहा तू गंगाराम नंदन है भाई, दूसरे भगवान है तो राम जी को हम क्या कहेंगे? दशरथ नंदन। राम जी को दशरथ थोड़ी कहता है कोई, है ना। तो ध्यान रखना कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव नहीं है, वसुदेव हैं और वसुदेव में आ जुड़ने से वो वासुदेव बने हैं। वसुदेव मतलब कृष्ण जी के पिता और वासुदेव मतलब स्वयं भगवान कृष्ण होते हैं। शब्दों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। एक शब्द है हमारे पास वसुधा, एक शब्द है हमारे पास वसुधा, एक शब्द है हमारे पास वसुदेव और एक शब्द होता है हमारे पास वसुदेव और एक शब्द होता है हमारे पास वासुदेव। तो साथियों शब्दों में अंतर है, शब्द सब अलग अलग है, सारे शब्दों में अंतर है। वासुदेव मतलब होते हैं स्वयं भगवान कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो स्वयं भगवान कृष्ण है और वसुदेव मतलब कृष्ण जी के पिता। वसुदेव मतलब कृष्ण जी के पिता, ठीक है। वसुधे, वसुधा माने होता है धरती। धरती, ईला, क्षिति, मही, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, धारित्री, धारिणी, धरती, भू, भूमि, ये सब धरती के पर्यायवाची होते हैं। तो वसुधा माने धरती और जैसे ही वसुधा में एव जुड़ा तो क्या बना? वसुधेव। वृद्धि स्वर संधि के तहत क्या बन गया? वसुधेव। मतलब समस्त धरती एक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, समस्त धरती एक है। ऐसा कहते हैं ना कि भाई
वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे भारत की ऐसी भावना है कि सारा संसार एक रहे, एक परिवार की तरह रहे। आज भी हमारे मंदिरों से एक ध्वनि गूंजती है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मतलब हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। चीन ने हमारे यहां कोरोना भेजा, फिर भी हम चीन का भी कल्याण चाहते हैं। पाकिस्तान कितना झगड़ा करता है, फिर भी हम कल्याण चाहते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर विश्व का कल्याण हो। हम चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यह हमारे मंदिरों से आज भी आवाज गूंजती है। तो वसुदेव मतलब समस्त धरती एक है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती है। ठीक है, तो चारों शब्दों में अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर हुआ वो बी आंसर हुआ। सर्प में भी अप्रत्यय है, छाप लेना इसको दामिनी करके मैडम है, उनका जो है उनको ये पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न, व्याकरणिक नियमों को समझने के उद्देश्य से हिंदी की पाठ्य पुस्तक को गहनता से पढ़ते हुए नोट्स बनाना किस प्रकार का कौशल है? व्याकरणिक नियमों को समझने के उद्देश्य से हिंदी की पाठ्य पुस्तक को गहनता से पढ़ते हुए नोट्स बनाना किस प्रकार का कौशल माना जाता है? अगले प्रश्न का आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर देंगे। व्याकरणिक नियमों को समझने के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तक को गहनता से पढ़ते हुए नोट्स बनाना किस प्रकार का कौशल माना जाएगा? तो क्या इसे हम लेखन कौशल कहें, क्या हम इसे वाचक कौशल कहें, क्या हम इसे श्रवण कौशल कहें, या क्या इसे हम अध्ययन कौशल कहें? तो व्याकरणिक नियमों को समझने के उद्देश्य से हिंदी की पाठ्य पुस्तक को गहनता से पढ़ते हुए नोट्स बनाना एक अध्ययन कौशल के अंतर्गत आता है। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी यही है। अध्ययन में उपसर्ग पूछे तो अधि है, अध्ययन का संधि विच्छेद पूछे तो अधिधन अयन है, और अध्ययन में संधि का नाम पूछे तो यण स्वर संधि है। ओके, नेक्स्ट, निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भाई साहब, जो निरूपाय शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन उपाय, निह धन उपाय। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधे र में। छोटा उ आएगा तो इस र को पूरा कर देगा और अपनी मात्रा दे देगा, और इस तरह से शब्द क्या बन जाएगा? निरूपाय। इसी तरह से निरुद्देश्य शब्द होता है, तो निह धन उद्देश्य क्या हो जाता है? निय धन उद्देश्य। तो विसर्ग किस में बदला? आधे र में। छोटा हुआ आया, पूरा किया, अपनी मात्रा दे दी, और शब्द क्या बन गया? निरुद्देश्य। शब्द क्या बन गया? बोलो, निरुद्देश्य। तो निय धन उपाय, करेक्ट आंसर सी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो छाप लेना विद्वानों विदुषियों के इस्पात की अलमारी में आया है मिस्त्री कोई, इस्पात की अलमारी में, इस्पात की अलमारी में आया है मिस्त्री कोई, इस्पात की अलमारी में आया है मिस्त्री कोई, कमीज मेरी बिगड़ गई कर दो स्त्री कोई, कमीज मेरी बिगड़ गई कर दो स्त्री कोई, कमीज मेरी बिगड़ गई कर दो स्त्री कोई, कर दो स्त्री कोई। ठीक है, कर दो स्त्री कोई। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो इस्पात शब्द है वो किस भाषा का है? पुर्तगाल से आया है। अलमारी, अपन अलमारी बोलते हैं, देखो शुद्ध वर्तनी क्या है? अलमारी। तो ये जो अलमारी आया कहां से आया? पुर्तगाल से। मिस्त्री शब्द कहां का है भाई साहब? पुर्तगाल से आया है। कमीज शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाल से आया है। ये स्त्री प्रेस वाला है, वो स्त्री संस्कृत का है, वो नारी तो संस्कृत से ही चली आ रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ये स्त्री मतलब प्रेस, तो ये भी कहां से आया है? पुर्तगाल से आया है। तो क्या बोलोगे कि इस्पात की अलमारी में आया है मिस्त्री कोई, कमीज मेरी बिगड़ गई कर दो स्त्री कोई, कमरा मेरा गोदाम सा, कमरा मेरा गोदाम सा, कमरा मेरा गोदाम सा, कमरा मेरा गोदाम सा, रखी बाल्टी और बोतल, रखी बाल्टी और बोतल, रखी बाल्टी और बोतल। बाल्टी शब्द को कई बच्चे देशज समझ लेते हैं, बेटा देशज नहीं है, ये बाल्टी पुर्तगाल से लाई है, वास्को डी गामा लेकर आया है बाल्टी। हम कैसे नहाते थे सर? हम नहाते थे, लकड़ी का एक पात्र था जिसे कहते हैं कठौती। जैसे रविदास जी की पंक्ति में है कि मन चंगा तो
कठौती में गंगा। संत रविदास ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन साफ है तो कठौती मतलब हमारा जो नहाने का पात्र है वो कठौती हुआ करता था, जो लकड़ी का बना होता था। अब आप कहेंगे लकड़ी में पानी कैसे रुकता है? जैसे पुराने कमंडल में पानी रुकता है। कमंडल कोई लोहे स्टील का थोड़ी हुआ करता था, पुराने ऋषियों के पास कमंडल भी लकड़ी का, तो एक प्रकार की लकड़ी आती है, वो नहाने का पात्र हुआ करता था। ये बाल्टी तो वास्को डी गामा लेकर आया है, ये बाल्टी तो कौन आया है? वास्को डी गामा लेकर आया है। तो कमरा मेरा गोदाम सा, रखी बाल्टी और बोतल, रोज खाऊं काजू संतरा। रोज, सर रोज शब्द कैसा है? रोज यदि अंग्रेजी का है तो वो आपका फूल का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन रोज, मैं रोज रोज क्लास लेता हूं, मैं रोज 11 बजे लाइव आता हूं। अरे आग लगा लो सीने में, जब तक 25,300 ना आए महीने में। ध्यान रखना, चेन नहीं आना चाहिए तुम्हें जब तक खाते में मैसेज नहीं आए योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। ध्यान रखना, मेन मेहनत होती है केवल उस मैसेज के लिए। वो मैसेज इतना प्यारा होता है साथियों, इतना प्यारा होता है कि क्या बताएं उस मैसेज के बारे में। तो रोज शब्द कैसा होता है बोलो? रोज शब्द भी पुर्तगाल से आया, प्रतिदिन शब्द आता है। तो कमरा मेरा गोदाम सा, रखी बाल्टी और बोतल, रोज खाऊं काजू संतरा, रोज खाऊं काजू संतरा, बन गया हूं बड़ा कर्नल, बन गया हूं बड़ा कर्नल। तो कर्नल शब्द भी किस भाषा का है? पुर्तगाली से आया है। कर्नल शब्द देखो, ये कमरा पुर्तगाल, गोदाम पुर्तगाल। कमरे को पहले क्या कहते थे? कक्ष क्रमांक 1, कक्ष क्रमांक 2। हमारा तो क्या होता था? कक्ष होता था, है ना? कक्ष, वो अपने कक्ष में होगा, दुर्योधन अपने कक्ष में होगा। तो कमरा पुर्तगाल से आया, गोदाम पुर्तगाल से आया, बाल्टी पुर्तगाल से आया, बोतल पहले होती ही नहीं थी, है ना? रोज रोज पढ़ाता हूं, पहले तो प्रतिदिन होता था। काजू पहले था ही नहीं, संतरा था ही नहीं, बादाम था ही नहीं, यू नो कच्चा बादाम, बादाम तो था ही नहीं, और कर्नल भी पहले नहीं हुआ करता था। तो ये सारे शब्द पुर्तगाल से आए हैं। अधिक जानकारी के लिए आगे की कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अघोष ध्वनियां होती है। भाई साहब, अघोष ध्वनियां किसे कहते हैं? तो हमें पता है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, क ख च छ ट ठ त थ प फ श शाहरुख, आशीष, धनुष, इष्ट, नष्ट, आकृष्ट, सामान, संयोग, ये शब्द अघोष होते हैं, बाकी सारे सघोष होते हैं। तो वर्ग की दूसरी और तीसरी ध्वनि ना, वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि क्या कहलाएगी? अघोष कहलाएगी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द प्र उपसर्ग से नहीं बना है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है जो प्र उपसर्ग से नहीं बना है? प्र उपसर्ग से नहीं बना है। मैं आपको बता दूं कि परेशान होने से कोई मतलब नहीं। जब भी कोई शब्द प्र और आधे त से शुरू हो तो 100% विथ गारंटी उस शब्द में प्रति उपसर्ग होता ही होता है, ये बात ध्यान रखना। तो कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से नहीं बना है? तो यहां एक में हमें प्र और आधा त दिख गया, बस। बाकी बना है कि नहीं बना है जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना। हमारे पास तो मैसेज आ गया ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट 25,300। उसके बाद हमें क्या करना कि कौन किससे बना, जाए भाड़ में। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। अब यहां पर यदि हम देखें, बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से देखें, तो प्र है, काश है, प्र प्लस अवधान है। इसमें क्या है? अवधान है। मूल शब्द क्या है? अवधान। धान रहेगा, अवधान रहेगा। प्रयत्न, इसमें यत्न हो जाएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा। प्रावधान में संधि हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होता है भाई साहब? सी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है? मतलब सर्प ऐसा कौन सा शब्द है जिसका एक अर्थ सांप भी होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका एक अर्थ मेघ भी होता है और एक अर्थ उसका हरिण भी होता है? ध्यान रखना, हरिण शुद्ध शब्द है जिसे हम हिरण कहते हैं। हिरण तो तद्भव शब्द है, जो शुद्ध संस्कृत का है वो क्या है बेटा? हरिण शब्द है। जो शुद्ध संस्कृत का है वो है हरिण। मृग का तो मतलब होता है जंगल में गमन करने वाला। मृग का तो मतलब होता है जंगल में गमन करने वाला, जैसे पति। अब मृग का मतलब आप क्या बताओगे कि सर मृग का मतलब हिरण होता है? हाँ, हिरण होता है। जैसे पति का मतलब हस्बैंड होता है। हाँ, हस्बैंड होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन केवल हस्बैंड नहीं होता, केवल हिरण नहीं होता। यदि के पति का मतलब केवल हस्बैंड है तो राष्ट्रपति तो क्या पूरे देश का पति है? समझ रहे हो आप? करोड़पति तो क्या करोड़ों का पति है? लखपति तो क्या लाखों का पति है? अरे पति का मतलब होता है मुखिया। किसी महिला ने कहा वे मेरे पति हैं, इसका मतलब मुझ पर उनका अधिकार है। पति का मतलब सर स्वामी होता है। क्यों? हम बाईपास से निकल रहे थे, एक सड़क पर लिखा था इस भूमि के स्वामी गेंदा लाल है, तो क्या वो उस भूमि के हस्बैंड हो गए?
नहीं, मुखिया है, मतलब उस भूमि पर गेंदालाल जी का अधिकार है। समझ रहे हो? सेनापति, एक भी फीमेल नहीं है तो किसका पति है तू? सेनापति शब्द है और एक भी फीमेल नहीं है तो किसका पति है? समझ में आया? तो पति का मतलब होता है मुखिया। पति का मतलब केवल ऐसे नहीं कि हस्बैंड ही हो जाएगा, तो वैसे मृग का मतलब केवल ऐसा नहीं कि हिरण हो जाएगा। मृग का मतलब होता है जंगल में गमन करने वाला। तो सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है? तो भैया ये सब देखो, सारे शब्द ही गलत हैं। तो बचा कौन सा शब्द है हमारे पास? सारंग। सारंग के हिंदी में 15 से 16 अर्थ निकलते हैं, है ना। आपने एक उदाहरण भी देखा होगा यमक अलंकार का। हर शब्द का इसका स्त्री भी होता है, दिया भी होता है। एक उदाहरण है कि सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, करी सारंग की ओट। सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, सारंग झीनी जानी के, सारंग झीनी जानी के, मारी सारंग चोट, मारी सारंग चोट। सारंग को झिना हुआ जानकर सारंग ने चोट मार दी, है ना। तो इसमें भी यमक अलंकार है। कैसे? सारंग माने एक होता है दिया, सारंग माने दीपक को भी होता है, सर्प, मेघ, हरिण भी होता है, दीपक को भी सारंग कहते हैं। सारंग माने होता है स्त्री, एक दिए को लेकर एक स्त्री चली और उसने सारंग की ओट की, मतलब अपने आंचल से ओट कर ली कि ताकि दिया बुझे नहीं। उसने अपने आंचल से क्या कर ली? ओट कर ली ताकि दिया बुझे नहीं। लेकिन सारंग था झीना हुआ। अब जैसे उसने ऐसे ऐसे आंचल से ओट की कि दिया बुझे नहीं, लेकिन वो आंचल कैसा था? अब वर्तमान में साड़ियां नहीं आ रही है, नेट फेट की साड़ी महंगी अलग आती है और हवा रुक रही है उसमें। अरे उसमें हवा रुक रही है। पुरानी साड़ियां 200 रुपए की, 150 रुपए की होती थी, कितनी मोटी होती थी, 2-2 साल 3-3 साल पहनो। अब आगे रहकर जैसे उसने कहा भैया मोटा कपड़ा, उसने दिखाया कि ये कपड़ा अच्छा है, अच्छा चलेगा, 2-3 साल चलेगा। नहीं नहीं, ये चलने वाला मत दो। तो उसने कहा नहीं ये 150 रुपए का, नहीं 150 वाला मत दो, हल्का दो, हल्का कपड़ा, इसमें भी भारी है, थोड़ा हल्का दो। तो उसने कहा ये तो बहुत पतला कपड़ा है, 1500 में आएगा। हाँ हाँ 1500 वाला। ऐसे ही लड़कों का है, उसने जींस दिया 500 रुपए का बढ़िया, उसने कहा कहीं से भी नहीं फटा है, बढ़िया जींस है 500 रुपए का। नहीं, फटा हुआ दो, वो जो घुटने से फटा हुआ होता है वो वाला दो। तो उसने कहा वो तो 2000 का आएगा। हाँ तो वो चाहिए, मतलब 2000 वाला जींस भी चाहिए और घुटनों से फटा हुआ भी चाहिए। जबकि 500 रुपए में अच्छा जींस आ रहा जो घुटने से फटा हुआ नहीं है, लेकिन फटा हुआ चाहिए ना भाई साहब। अब उल्टा सिस्टम है। तो ऐसी सारंग को झीनी जानकर, अब बताओ ऐसी नेट की साड़ी, उसमें हवा रुक रही है, तो वो फिर सारंग ने चोट मार दी, मतलब हवा ने क्या मार दी? चोट मार दी। तो सारंग का एक मतलब क्या होता है? हवा भी होता है। सारंग का एक मतलब क्या होता है? हवा भी होता है। महिलाएं समझ जाएंगी। पहुंची नाम का एक आभूषण भी होता है, पहुंची नाम का आभूषण जो हाथ में पहनते हैं, पहुंची या पहुंची बोलते हैं। तो एक ऐसा भी है यमक अलंकार का कि हमारे हाथ की पहुंची तुम्हारे हाथ में पहुंची, अगर वो पहुंची पहुंची हो तो लिख भेजो कि पहुंची। तो पहुंची के भी अलग अलग अर्थ निकल गए कि हमारे हाथ की पहुंची तुम्हारे हाथ में पहुंची, अगर वो पहुंची पहुंची हो तो लिख भेजो कि पहुंची। इसमें भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलघात के साथ पढ़ सके, विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सके, प्रश्नों के उत्तर याद कर सके, विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सके। प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? तो ये हमें बताना है कि जो प्राइमरी कक्षा रहेगी उसमें से पठन शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं रहेगा। तो विद्यार्थी प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री, शुद्ध उच्चारण, ये तो होता है, हमें वो बताना है जो नहीं होता है। विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सके, बिल्कुल ठीक है, ऐसा उद्देश्य होता है। विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सके, ये भी होता है। लेकिन प्रश्नों को वो याद कर सके, प्रश्नों को, उत्तर की भी बात नहीं, प्रश्नों के उत्तर को याद कर सके, है ना। प्रश्न और उत्तर को बच्चा कैसे याद करेगा कि क्या प्रश्न है क्या उत्तर है? प्राइमरी कक्षा की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों को प्रश्न और उत्तर याद रहे, बच्चों को समझ में आ जाए ये जरूरी है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों को प्रश्न और उत्तर याद करे। देखिए जितने बच्चे देख रहे हैं, यदि लाइक नहीं किया है तो सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर शेयर करें। लाइक करने में आप कंजूसी मत किया कीजिए, जल्दी से लाइक कर दे। इस प्रश्न का आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना या मानने को कहा जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए। देखो तीनों में यह अंतर रहेगा। उपमा अलंकार है तो जैसे हमने कहा नयन
नयन मृग नयन जैसे हैं, तो नयन को मृग नयन के समान बताया जा रहा है, तो ये हो गया उपमा अलंकार। और यदि हम कहें कि नयन मृग नयन है, नयन मृग नयन है, हमने क्या कहा कि नयन मृग नयन है, हमने फिक्स कर दिया, तो ये हो गया रूपक अलंकार। और नयन मानो मृग नयन है, नयन को मान लो कि वो तो मृग नयन है, तो नयन मानो मृग नयन है, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें मानने की बात होती है। जैसे हमने कहा कि चांदी जैसा रंग है तेरा, तो ये उपमा अलंकार है, चांदी जैसा रंग है तेरा। तो रंग को हम किसके समान बता रहे हैं? चांदी के समान बता रहे हैं। सामने वाले के रंग को हमने किसके समान बताया? चांदी के समान बताया, तो ये हम उपमा दे रहे हैं, रंग को चांदी की उपमा दे दी। लेकिन रूपक अलंकार क्या कहेगा? ये रेशमी जुल्फें, मतलब फिक्स, रेशम जैसी नहीं, रेशमी है, यहां फिक्स हो गया। ऐसा नहीं कह रहा है कि रेशम जैसी जुल्फें, उसने फिक्स कर दिया है कि ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, मतलब ये आंखें शराब जैसी नहीं है, इन आंखों में ही इतनी शराब है। क्या मतलब निकल रहा है? ये शरबती आंखें मतलब शराब जैसी आंखें नहीं है, इन आंखों में ही इतनी शराब है। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। और यदि वो कहे कि ये रेशमी जुल्फें मानो रेशमी जुल्फें हैं, तो मानने की बात कहेगा तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगले जैसी बात करते हैं। धनी मानी निम्न में से कौन सा समास है? तो धनी मानी बहुब्री समास तो हो नहीं सकता, आंसर हट जाएगा। धनी में कोई पहला पद संख्यावाची नहीं है, हट जाएगा। सीधी सी बात है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। धनी मानी में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। योजक चिन्ह आपको पहचान भी करा देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लकड़ी शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यह प्रश्न रहेगा एक चाय का। एक चाय का प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताना। एक चाय का प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होता है? टाइम स्टार्ट होता है अब। अभी तो 27 वाले हैं, 28 लिख के बताना पड़ेगा, 28 लिख के बताना पड़ेगा, ध्यान रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। 28 का आंसर लिख के बताना है कि 28 ऐसा, वो बच्चा फर्स्ट माना जाएगा जो ऐसा लिखेगा कि 28 का ऐसा। किसने लिखा 28 का? एक ऊपर गया है कोई, शाहीन खान के पहले भी कोई था। चलिए, तो यहां पर अच्छा कुरवेती जी, ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं। कुरवेती जी भी टपक चुके हैं। कुरवेती जी का यह मानना है कि क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें होनी चाहिए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब कुरवेती सर को यह नहीं पता है कि संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है ना। यहां तो समूहवाचक है, यदि यहां लिखा हो ना इनमें से कोई नहीं, तो भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अच्छा बताओ, अब यहां पर कौन सी संज्ञा है? तो यहां पर बहुत सारे बच्चे टपके हैं। चलो प्रश्न को देख लेते हैं अपन। द्रव्यवाचक भी है, जातिवाचक भी है, यहां तो दोनों ही ऑप्शन है। तो लकड़ी शब्द में यदि हम संज्ञा देखें, तो लकड़ी शब्द में संज्ञा द्रव्यवाचक, लकड़ी को हम गिनते हैं क्या? हम लकड़ी को गिनते हैं क्या? नहीं गिनते हैं। लकड़ी का क्या करते हैं? नापतोल करते हैं। तो ये संज्ञा जो हो जाएगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। लकड़ी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आप कहेंगे लकड़ी में जो संज्ञा हो जाएगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्यवाचक या इसे क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, मटेरियल नाउन है वो। द्रव्यवाचक को ही क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अंग्रेजी में तो मटेरियल नाउन रहेगा ना, दोनों का एक ही नाम रहेगा। तो लकड़ी शब्द में जो संज्ञा रहेगी, अब हम कहेंगे कि सर लकड़ी को तो गिन सकते हैं, लकड़ी को तो सर हम गिन सकते हैं। भाई साहब नहीं गिन सकते हैं। जैसे सर घर में 8 लकड़ियां रखी है, तो क्या बोलना चाहिए? नहीं, 8 लकड़ियां नहीं है, वो लकड़ी के 8 टुकड़े हैं, वो लकड़ी के 8 टुकड़े हैं। समझ रहे हो आप? वो किस में रखेंगे हम कि लकड़ी के 8 टुकड़े हैं। और यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा एक ही होती है, इसी को मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाता है। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जातिवाचक तब होती जब द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं होता, तो हम जातिवाचक लगाते। दूसरा, जातिवाचक में द्रव्य मतलब लकड़ी इसलिए द्रव्यवाचक है क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते। अब आप कहेंगे नहीं सर लकड़ी को तो गिनते हैं कि 8 लकड़ियां, तो ये गलत है, ये हिंदी ही गलत बोल रहे हैं हम कि 8 लकड़ियां नहीं, लकड़ी के 8 टुकड़े हैं आपके घर में, 8 लकड़ियां नहीं है, लकड़ी के 8 टुकड़े हैं।
लकड़ी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एप्लीकेशन में भी बताया था, बिल्कुल। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब वहां पर कई संस्कृति वाले लोग हैं, क्लास में एक से ज्यादा धर्म समाज वाले लोग हैं। तो ऐसे में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, या परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो भाई साहब, परस्पर बातचीत करके अधिक से अधिक अवसर उन बच्चों को देना चाहिए। परस्पर बातचीत करके अधिक से अधिक अवसर बच्चों को देना चाहिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा है एक वैज्ञानिक व्यवस्था, नियम संचालित व्यवस्था, संप्रेषण की व्यवस्था या संरचनाओं की व्यवस्था। तो भाषा क्या है भाई साहब? भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है? नहीं, भाषा एक नियम संचालित व्यवस्था है। नियम लगते हैं। तो भाषा कैसी है? एक नियम संचालित व्यवस्था रहेगी। भाषा एक नियम संचालित व्यवस्था रहेगी। करेक्ट आंसर बी हो जाता है। अगला प्रश्न। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पात्रों का नाम याद रखना, अर्थ व्यंजना, तीव्र गति से पढ़ना, या कठिन शब्दों का अर्थ। तो भाई पढ़ने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि आपको उनके पात्रों का नाम याद हो, जरूरी नहीं है, आपको उनका अर्थ समझ में आता हो। तेज गति से पढ़ना भी जरूरी नहीं है, कठिन शब्दों का ही अर्थ हो, नहीं, आपको ओवरऑल जो है उसका अर्थ समझ में आ रहा हो। तो अर्थ व्यंजना यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं ये, लेकिन वो क्या कह रहा है? सर्वाधिक, सर्वधन अधिक, दीर्घ स्वर संधि, मतलब जो सब में ज्यादा अधिक हो। तो हमें वो आंसर बताना है कि जो सब में ज्यादा हो, बाकी है सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, इससे शिक्षण सरल हो जाता है, इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है। इससे देखो सारी चीजें, अध्यापक का आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, शिक्षण सरल हो जाएगा, ये बात भी सही है, बौद्धिक विकास में भी सहायक है, लेकिन यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। बच्चे स्वाभाविक मतलब मातृभाषा जो बच्चे की भाषा रहेगी, तो स्वाभाविक अपने खुद के तरीके के ही स्वधन, स्व से बना है ना, मतलब स्वयं से बना है, तो बच्चा स्वयं ही सीख लेगा, इसमें अपने हिसाब से ही सीख सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से होता है। तो सामाजिक से आत्मकेंद्रित होता है, आत्मकेंद्रित से सामाजिक होता है, निजी से समाजीगत होता है, या निजी से व्यक्तिगत होता है। तो पियाजे क्या कहता है? पियाजे, जीन पियाजे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, हमें पता है जीन पियाजे फ्रॉम स्विट्जरलैंड संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और अपने बच्चे पर ही रिसर्च भी करते हैं। अपने बच्चे पर, खुद के बच्चे पर ही क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। जैसे पावलोव कुत्ते पर करता है, थार्नडाइक बिल्ली पर रिसर्च करता है, ये अपने खुद के बच्चे पर रिसर्च करते हैं। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई साहब यहां पर करेक्ट आंसर ए और बी वाले बच्चे की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये होगा आत्म केंद्रित से सामाजिक। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास जो होता है वो आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर चलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा कथन है? अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि। प्रत्यक्ष बोध तो सब में है। अब इसके बाद अनुकरण, प्रतिपुष्टि या ड्रिल आएगा, या फिर आपका अनुकरण ड्रिल या प्रतिपुष्टि आएगा, या ड्रिल अनुकरण प्रतिपुष्टि आएगा। तो देखो प्रत्यक्ष बोध होता है, एक तो सामने बोध होगा और फिर उसके बाद अनुकरण का तो आना तय है, मतलब पीछे पीछे हम बात करेंगे। प्रत्यक्ष बोध होता है, फिर हम उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, और फिर ड्रिल नहीं होता है, फिर होता है प्रतिपुष्टि। तो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए आंसर होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए
हो जाएगा भाई साहब 34 का बी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष बोध तो सही है, अनुकरण भी सही है, लेकिन ड्रिल और प्रतिपुष्टि में से प्रतिपुष्टि पहले आएगा फिर ड्रिल आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा विद्वानों विदुषियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों की सृजनात्मक लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की सृजनात्मक लिखित जो है अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या रहेगा? तो बच्चा जब सुनकर लिखेगा तो सृजनात्मकता का विकास होगा, या विज्ञापन पोस्टर बनाएगा तो होगा, कविता का शीर्षक तो नहीं होगा, कहानी का शीर्षक भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से आंसर होगा विज्ञापन और पोस्टर बनाना। बच्चों की सृजनात्मकता, भाई बच्चा विज्ञापन देगा तो सीखेगा ना, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। सृजनात्मकता का मतलब है बच्चा अपने मन से कुछ सीखना चाहता है। सृजनशील बालक मतलब जिसमें कुछ जानने की इच्छा है, जो चिंतनशील बालक है उसे सृजनात्मक बालक कहा जाता है। तो विज्ञापन और पोस्टर बनाएगा तो लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक सहायक होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? तो ऐसी कौन सी पहल है जो बच्चों को जो है मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? डिजिटल इंडिया कैंपेन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्व शिक्षा अभियान, या स्वच्छ भारत अभियान? देखो स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है, लेकिन जो बात हो रही है कि विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की, तो भारतीय भाषा क्या हो गई? एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारतीय भाषा की यदि हम बात करें तो सब में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। क्या आंसर होगा? एक भारत और श्रेष्ठ भारत। करेक्ट आंसर होगा बी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पूरे भारत में भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण किसमें है? जितने बच्चे देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और यदि किसी स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दें। द्विगु समास, माता पिता की यदि हम बात करें तो माता और पिता द्वंद्व समास है, और डिटेल जाकर पढ़े तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार होता है, और ये अव्ययी भाव समास होता है। ये अव्ययी भाव समास होता है। पीतांबर की बात करें तो पीतांबर शब्द में बहुब्रीहि समास होता है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को दर्शाता है। बहुब्रीहि ऑप्शन में ना हो तो कर्मधारय समास भी हो जाता है। ये जो नवग्रह है ये द्विगु समास है, क्योंकि ये 9 ग्रहों का समूह है। लेकिन यदि ये वाला 9 ग्रह होता तो इसका मतलब होता है नया है जो घर, और नया है जो घर इसमें कर्मधारय समास हो जाता। तो शब्द को ध्यान से देखिएगा, ये नवग्रह कर्मधारय समास है, लेकिन ये नवग्रह द्विगु समास है, और इस प्रश्न का आंसर बी होता है। इस प्रश्न का आंसर बी होता है। जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और यदि किसी स्टडी ग्रुप में है तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। आज के व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देंगे। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि महा ऑफर, नए ऑफलाइन बैचेस पर महा छूट है, तो इस ऑफर का ध्यान दीजिएगा। यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो अभी ऑफर निकला है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 यदि घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो मात्र जो है 499 में ये सारी सुविधाओं के साथ बैच मिल जाएगा। एमपीटेट वर्ग 3 का जो बैच है प्रवेश आरंभ है, अभी आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। मैथ्स फाउंडेशन 999 है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। ईएसबी व्यापम फाउंडेशन 1499 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 नई बुक आ चुकी है 190 रुपये चार्ज के साथ। ठीक है, व्यापम एमपीएसआई की अच्छी खासी किताबें हैं। किताबें मंगवाने के लिए विनस पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करना है। पूरे भारत में कहीं से भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। किताबें मंगवाना हो तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप, कोई कोर्स परचेस करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ये हमारे ऐप के फीचर्स होते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया उसकी पीडीएफ यहाँ टेलीग्राम पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ये हमारे चैनल है, इनको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। रोजाना 11 बजे द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर पर प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं, और रोजाना 4 बजे भी इसी चैनल पर प्यारे प्यारे सर फिर से लाइव आते हैं। तो वापस 4 बजे भी आप सब लोग आइएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहां पर हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे। अमीषा जी, संजय जी, फेमस, किरण, राजेश, कामिनी, दिव्या, अरुण, मानी, ललिता मैम, पिंकी जी, जमील जी, उर्मी जी, पटेरिया जी, अक्षय जी, रजनी सक्सेना, अनु जी, शिशुपाल जी, ज्योति बाथौ जी, विपिन सेन जी, सेजल जी, और प्रतिभा जी, और जानकी जी, शशांक जी, मिश नीतू, नीतू, प्रशांत, मुस्कान, है ना, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
सायोनारा सायोनारा।